चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान से आते हुए या पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई करते हुए अक्सर आपको ये नहीं पता होता कि मैं यूनिवर्सिटी की किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करूं। आज तो ये बहुत आसान है इस ज़माने में। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपके पास वर्ल्ड रैंकिंग्स हैं। अब वर्ल्ड रैंकिंग में आपने करना ये होगा कि जैसे क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग, ये दोनों रैंकिंग मेजर रैंकिंग्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की। आप जब उनकी वेबसाइट्स पे जाएं तो आप नंबर 1 आप ये तय करें कि आप किन ममालिक में जाना चाहते हैं। तो आप उन ममालिक की टॉप यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर लें। जब आप उस मुल्क की जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसकी लिस्ट निकाल लें तो फिर आप अपना फील्ड ऑफ स्टडी डालिए कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी में जाना है, या मुझे एजुकेशन में जाना है, या मुझे टीचर एजुकेशन में जाना है, या मुझे स्पेशल नीड्स एजुकेशन में जाना है, या मुझे साइंस एजुकेशन में, या मुझे स्टेम में जाना है, या मुझे किसी भी फील्ड में। तो पहले तो आप रीजन स्पेसिफाई कीजिए और फिर अपना फील्ड ऑफ स्टडी डालिए। फॉर एग्जाम्पल, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी इज टॉप रैंक्ड इन टीचर एजुकेशन but not in educational leadership. Harvard School is top in educational leadership but not in teacher education. तो ये सोचना कि अच्छा मुझे हार्वर्ड ही जाना है लेकिन करना आप टीचर एजुकेशन में चाहते हैं, तो यू शुड नो कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपके पास ये होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं आपको आपके फीस और आपकी रेजिडेंस की फेलोशिप्स की। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शंस आपको मिलती हैं। गो टू देयर फाइनेंशियल सपोर्ट सेक्शन। जब आप रैंकिंग से कोई 3-4 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर लें तो फिर आप ये देखें कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास मेरी ट्यूशन फ़ी और मेरे लिविंग एक्सपेंस के लिए कोई फाइनेंशियल एड मौजूद है या फाइनेंशियल सपोर्ट मौजूद है। ये मैं अभी बात कर रही हूँ बगैर स्कॉलरशिप के जाने की। तो ये ऑप्शंस देखिए और इन ऑप्शंस की बुनियाद पे तय कीजिए। कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना ये सोच के कि मैं बाहर जाऊँगी या जाऊँगा और मैं जॉब कर लूँगा और मैं अपने एक्सपेंस मीट कर लूँगा। दैट्स अ गुड थॉट, होनी चाहिए, लेकिन पहले ही सेमेस्टर में जाते ही आपको ये सब मुयसर होगा ये ज़रूरी नहीं। तो इसलिए आपने ये ऑप्शन ज़रूर देखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको ये प्रोविजंस दे रही है। लास्ट थिंग इज़ इंस्टीट्यूशनल स्टेटस। हमें नहीं पता होता कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं, कौन सी प्राइवेट हैं। तो बाज़ दफ़ा बच्चों ने यूके में पिछले साल भी ये बहुत हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने उनको धड़ाधड़ ऑफरिंग लेटर्स दे दिए और वो उन ऑफरिंग लेटर्स की बुनियाद पे जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ है डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड से मुराद ये होती है कि क्या उस यूनिवर्सिटी के पास ये डेजिग्नेशन मौजूद है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सके। और अगर ये डेजिग्नेशन ही उसके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप उसके लेटर पे वीज़ा नहीं ले पाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा वक्त और मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट चली गई। उसका एक एस्पेक्ट ये भी होगा, जो भी हम आगे टेस्ट्स की बात करेंगे, कि आपने उसकी खातर बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारा प्रोसेस किया होगा। सो थिंक अबाउट और सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ वेरी वाइजली, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देन एप्लीकेशन फॉर्म्स, 2-3 चीज़ें जिनके फॉर्म्स आपने पैरेलल देखने शुरू करने हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का अपना कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद होगा
अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई फेलोशिप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन अलग होगी, और फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अलग होगी। अगर आप किसी स्कॉलरशिप फंडिंग एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी फेलोशिप की बजाय स्कॉलरशिप का फॉर्म होगा। लेकिन ये 3 फॉर्म डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं और इनको इकट्ठा फिल करना शुरू कीजिए। ये मैं इसलिए कहती हूँ और हमेशा मैं स्टूडेंट्स को जब काउंसिल करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप फॉर्म एंड वीज़ा फॉर्म, देयर शुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक जगह आप कह रहे हैं कि मुझे स्पेशल नीड्स के उसमें बहुत इंटरेस्ट है और मैं उसमें फर्दर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, जबकि स्कॉलरशिप आपको नज़र आया टीचर एजुकेशन का तो आपने टीचर एजुकेशन का भरना शुरू कर दिया। उधर आपको कुछ और कहना था, यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होगा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, जबकि किसी और जगह आप कुछ और लिख रहे हैं। एनी कॉन्ट्रडिक्शन, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर एप्लीकेशन नेगेटिवली। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीनों फॉर्म्स जो मैंने आपसे कहा कि आपका एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, आपके स्कॉलरशिप या फेलोशिप के फॉर्म और आपके वीज़ा फॉर्म, इन तीनों फॉर्म्स के साथ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होती है। सो मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट, आपको क्या क्या कहाँ से चाहिए, और फिर देखिए कि इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं। जो अवेलेबल हैं उनमें से किन डॉक्यूमेंट्स की मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, और जो अवेलेबल नहीं हैं वो मुझे कहाँ से बनवाने हैं। ये बातें आज हम 1-1.5 घंटे में कर रहे हैं, और ये काम जो है करने के ये आराम से 6 माह ले जाते हैं। इसलिए इसको बड़ी तरतीब से और बड़े तरीके से करना शुरू कर दीजिए। जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो आपकी मार्कशीट्स और आपके सर्टिफिकेट्स हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के, उनको दोबारा वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती। लेकिन जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और जो आपके डिप्लोमास हैं, एनी अदर देन यूनिवर्सिटी डिग्री, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डिप्लोमा या ये सर्टिफिकेट देने वाला इदारा कौन सा है। कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ करेगी, ये आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा कि इसका वेरिफिकेशन कहाँ से होगा। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं किसी भी तरह के, वो वेरीफाई होंगे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो सर्टिफिकेट इशू किया है। जो आपकी डिग्रीज हैं और जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं डिग्रीज के, वो HSC करता है। HSC में आपको इंफॉर्मेशन सारी अपलोड करनी है, लेकिन वेरिफिकेशन आपके पोस्ट हायर सेकेंडरी यानी अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स और MPhil या PhD जो भी है, इनकी वेरिफिकेशन HSC करेगा। HSC का अब एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपना पूरा प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, अपनी तमाम क्वालिफिकेशंस विद ऑल ड्यू डिटेल्स। बहुत दफ़ा लोगों के, जो मैं पिछले स्लाइड पे आपसे कहती थी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, आपकी डिग्री पे जो डेट है वो दिसंबर 2006 है, और क्योंकि आपने एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था या कुछ हो गया था सितंबर 2006 में, तो आप एक फॉर्म में सितंबर 2006 फिल कर देते हैं और एक में आप दिसंबर 2006 फिल कर देते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही होती हैं। जब आप वेरिफिकेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा बैठ के पूरी वेरीफाइड डेट्स और डिटेल्स डालेंगे। देन यू हैव टू गिव योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू HSC to stamp on the back of the documents.
जो लोग इस्लामाबाद में हैं उनको ये प्रिविलेज होता है कि वो सुबह जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, फीस जमा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद, और उनको 3 बजे के बाद वो डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। जो दूसरे शहरों के लोग हैं, मैं उनसे ये कहा करती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा ये एफ़र्ट कर ही रहे हैं HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की, तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन के लिए इस्लामाबाद आ जाएं। पाकिस्तान के पोस्टल सिस्टम में और तमाम चीज़ों को देखते हुए आई वुड नॉट रिस्क माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू गेट लॉस्ट इन द पोस्टेज। तो मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन वो सारा फिल करें, और जब आप फाइनल स्टेज पे चालान फॉर्म वाले पे पहुँच जाएं तो आप तय कर लें कि आपको किस दिन इस्लामाबाद पहुँचना है। अगर आप 10 बजे से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स HEC में जमा करा देते हैं तो 3 बजे के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके मिल जाते हैं। बट डू दैट एंड डू दैट अर्लीस्ट। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, और वो होता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी प्रोफेशनल स्टेटमेंट और आपका रिसर्च प्रपोजल। जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कुछ बातें कही थी। आपकी ज़िंदगी से आपकी स्टडीज़ और आपका काम, मैं दोबारा बोलती हूँ, आपकी ज़िंदगी से आपकी स्टडीज़ और आपका काम कैसे जुड़ा हुआ है, इस सवाल का जवाब है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपनी एज के कौन से हिस्से में ये फैसला किया था कि मुझे ये स्टडीज़ करनी है, और जब मैंने ये फैसला कर लिया था तो फिर मैंने उससे आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी है। आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी आपका फेवरेट है, आपका पैशन है, और आपने कभी वॉलंटियर किया है। ये दोनों बातें पर्सनल स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं कि हाउ डू आई बिलोंग to this field. So this is the most important question, how do I belong to this field? And then professional statement. Professional statement यानी इस field of study में मेरे पास practice oriented skills क्या हैं, मेरी practical skills क्या हैं। Graduate and post graduate studies या post doctoral studies में ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लास्ट थिंग इज योर रिसर्च प्रपोजल। वो जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपके गोल्स, आपकी वैल्यूज, आपकी डिस्पोजिशंस को बयान कर रहा है। जो आपकी प्रोफेशनल स्टेटमेंट है, वो जो मैंने कहा था ना, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन योर नॉलेज एंड स्किल्स एज वेल, वो उसके ऊपर बेस करेगा। एंड रिसर्च प्रपोजल इज अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। जिस यूनिवर्सिटी या जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका टेम्पलेट हासिल करने की कोशिश कीजिए, और अगर उनका स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी का या उस मुल्क का एक जेनरिक टेम्पलेट क्या है। क्या वो रिसर्च प्रपोजल स्टेज पे क्या डिटेल्स मांगते हैं, आपके फील्ड ऑफ स्टडी में जनरली स्पीकिंग एक रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है। कुछ चीज़ें जो कॉमनली होनी बहुत ज़रूरी हैं जब आप PhD या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके प्रपोजल में लिटरेचर डेफिनेटली चाहिए, और मोस्ट रीसेंट रिसर्च कोट हुई भी चाहिए, रेफरेंस चाहिए उसका। और उस मोस्ट रीसेंट रिसर्च के बावजूद आपके पास ऐसा कौन सा रिसर्च क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड है, ये लिटरेचर रिव्यू है, ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और फिर उसकी बुनियाद पे बनी भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अपनी रिसर्च को कंसीव कीजिए, और अगर आपकी अपनी को पब्लिकेशंस इससे पहले हैं तो उनको रिसर्च प्रपोजल में रेफर कीजिए। that sounds very good and that is evaluated good as well.
रिसर्च प्रपोजल डेफिनेटली आपके इस वर्कशॉप का भी हिस्सा होगा, और इसके ऊपर मज़ीद भी ज़रूर बातचीत मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपके साथ करेंगे, करवाएंगे। मैं इसको क्विक लेके चल रही हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करें। अब हम आ जाते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन कौन से हैं जो आपको बाहर के ममालिक में जाने से पहले देने होते हैं। मोस्टली जो कॉमनली अगर आप देखें तो गैट है, GRE है, सेट है, फिर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं। बहुत मुमकिन है कि आपने इससे पहले इंटरनेशनल टेस्ट्स ना दिए में हों, और लैंग्वेज टेस्ट्स भी हैं, और टॉफल भी है, आइल्स भी है। बेहतर ये होगा कि हर स्टेज पे मैं ये जुमला बोलूँगी, और मैं इस पे भी बोलूँगी कि डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप जितना भी पढ़ चुके हैं अपनी फील्ड को, ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेस्ट्स हैं, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, जबकि हम इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। एकेडमिक लैंग्वेज में, राइटिंग में, स्पोकन लैंग्वेज में और आम जिंदगी में बहुत फ़र्क है। तो जब आप एकेडेमिया में किसी बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं तो इम्प्रूव एंड टेस्ट योर सेल्फ। सैम्पल टेस्ट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, उन पे बैठ के कुछ तैयारी कीजिए। और अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि जब आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाने का सोचा है कि आपने अपना मुल्क छोड़ के जाना है, और आपने इतनी कुर्बानी दे के आपने इसमें आगे रिसर्च करने जाना है, तो डू जॉइन सम एकेडमी। नो हार्म कि आप आज मैं 40 साल की हूँ या मैं 45 साल की हूँ, तो कोई हर्ज नहीं है अगर मैं 25 साल के बच्चों के साथ बैठ के GRE की तैयारी कर लूँ। आप उन एकेडमीज़ में जाइए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते उन एकेडमीज़ में जाके जहाँ पर इन टेस्ट्स की तैयारी कराई जाती है, इसको मैं कहती हूँ टू वेट योर फीट। आपको पता तो चले कि अच्छा यहाँ होना क्या है। तो इंटरनेशनल GRE या इंटरनेशनल कोई भी ऐसी टेस्टिंग, और स्पेसिफिकली लैंग्वेज की टेस्टिंग के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ऐसे ही दोबारा तैयार कीजिए। चाहे आप PhD के ग्रेजुएट हैं या आप MS के ग्रेजुएट हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए जैसे आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार किया था। वैसे मेरी एक थ्योरी ये है कि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम FSC का होता है, तो मैं कहती होती हूँ कि जिसने FSC कर रखी है वो बहुत लायक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा, विच इज़ रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स किन से लेने हैं, क्यों लेने हैं, और किन से नहीं लेने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बेस्ट होगा अगर आपके 1 या 2 टीचर्स आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दें फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने पहले कोई रिसर्च कर रखी है तो फिर 1 टीचर और 1 आपका रिसर्च सुपरवाइज़र दे दें, इवन दैट इज़ गुड इनफ। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में पहले से काम कर रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग विल बी कि जो आपका प्रोफेशनल सुपरवाइज़र यानी आपका इमीडिएट बॉस, जिसको हम पाकिस्तान में इमीडिएट बॉस कहते हैं, वो दे दें। अब जो टीचर्स और सुपरवाइज़र्स हैं पाकिस्तान में, जब वो आपसे कहते हैं कि ठीक है हम आपको लेटर दे देंगे, तो अक्सर वो आपसे कहते हैं कि खुद ही लिख लो, हम साइन कर देंगे। और ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलें। अगर आपने लिखे 1, 2 या 3 लेटर्स, तो आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन एक जैसी रहती है। बेशक आप लफाजी डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे, वोकेबलरी शायद आप डिफरेंट यूज़ करेंगे, लेकिन आप एक ही तरह लिखते हैं। तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और ये लेटर की लैंग्वेज इतनी एक जैसी होती है कि फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने ही लिखा है। सो डोंट डू दैट। अगर कोई प्रोफेसर या सुपरवाइज़र आपसे ये कह भी दे, तो आप अपने किसी कोलीग से या आप अपने किसी उसी यूनिवर्सिटी के किसी
जूनियर लेक्चरर से या असिस्टेंट प्रोफेसर से या किसी से भी कहिए कि प्रोफेसर साहब के पास टाइम नहीं है, आप लिख दें। किसी दोस्त से कहिए कि वो लिख दें, लेकिन आप खुद मत लिखें कभी भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो टोन ऑफ राइटिंग है वो पता चलती है कि ये आप ही ने लिखा है। अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने लिखी है और रेफरेंस लेटर भी आपने लिखा है, तो ये मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं एक पर्सनल आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि एक टीचर ने लिख दिया था कि शी इज़ वेरी ओबीडियंट। जिस कल्चर में आप स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ ओबीडियंस से क्या मुराद ली जाती है, और क्या वहाँ ओबीडियंस को एक अच्छी क्वालिटी समझा जाता है या वहाँ ओबीडियंस को कोई सबमिसिव चीज़ समझा जाता है। सो थिंक अबाउट इट कि क्या लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है, और क्या इसको आगे पॉजिटिवली लिया जाएगा या नहीं। सुपरवाइज़र मेरी तरह का हो तो बड़ी ख़तरे वाली बात है, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ रिसर्च करते हुए मुझे बहुत तंग किया है तो मैं बहुत अच्छी शायद आपकी रिपोर्ट नहीं दे सकूँगी, लेकिन हाँ मैं ये रिपोर्ट ज़रूर दूँगी कि इन हर्डल्स के बावजूद इसने ऐसे काम कर लिया। तो बस दफ़ा बच्चे ये समझते हैं कि मैडम ने अच्छा लेटर नहीं लिखा। वो बहुत अच्छा लेटर है। अगर कोई आपको इतना सच्चा लेटर दे देता है कि इन तमाम हर्डल्स के बावजूद इसने ये कर दिखाया, तो ये बहुत अच्छा लेटर है। इसको नेगेटिव मत लिया करें। बाज़ दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हर शख्स ये चाह रहा होता है कि वो जो इमीडिएट बॉस है वो कोई फुल प्रोफेसर हो या डीन हो तो हम उससे लिखवाएंगे। वो डीन या वो फुल प्रोफेसर उस साल अगर 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को लेटर्स दिए चला जाएगा, तो जो फंडिंग एजेंसीज हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त जिन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं वो इसको कोई अच्छा ग्रेड नहीं करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो शख्स खुद भी उकता चुका होगा 2, 3, 4 लोगों के लेटर लिख के। और नंबर 3, प्रोफेसर्स या फुल डीन्स के पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि वो बैठ के सोच के आपके लिए एक डिटेल्ड रेफरेंस लिखें। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा एसोसिएट प्रोफेसर तक या वहाँ तक रहिए, ताकि एक तो उनके पास वक्त हो और फिर मेक अ चॉइस वेरी वाइजली। अगर वो आपके एचओडी हैं, फेयर एनफ, इतना ही काफ़ी है। या उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में आपको सुपरवाइज किया हो तो भी काफ़ी है। Finances. When you are going abroad and you are seeking a good university degree, तो क्या options हैं हमारे पास जो हमारे फाइनेंस कवर करें। सबसे अच्छी बात तो दुनिया में ये होगी कि आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, जो कि होनी ही है, वीज़ा के लिए चाहिए ही है। फिर आपकी वो पर्सनल स्टेटमेंट हो या फैमिली स्टेटमेंट हो, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इतनी तो होनी चाहिए कि वो आपके लिविंग एक्सपेंस शो करे कि यू कैन बेयर योर लिविंग एक्सपेंसेस। अगर कोई स्कॉलरशिप पे हम बाद में आते हैं, अगर कोई स्पॉन्सर है ऐसा जो उन ममालिक में कहीं रह रहा है या उन ममालिक में नहीं रह रहा, बेशक पाकिस्तानी में रह रहा है, लेकिन वो एक फॉर्मल लेटर देता है आपको कि वो आपकी स्टडी को स्पॉन्सर करेगा। फैमिली मेंबर या आपका प्रोफेसर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी अगर आपको स्पॉन्सर कर देता है, फेयर इनफ। स्कॉलरशिप बेहतर ये है, मैं ये समझती हूँ कि एप्लीकेशन पुटअप करने से पहले स्कॉलरशिप इंश्योर कर लिया जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे स्कॉलरशिप लेना ही लेना है, ऑप्शन मौजूद हैं दुनिया में कि आप पहले सेमेस्टर की फ़ीस पे करके चले जाएं और फिर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप स्कॉलरशिप पहले से इंश्योर कर लें, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी इसके साथ ही प्रोसेस कर लें। आखिरी ऑप्शन है स्टूडेंट लोन्स। स्टूडेंट लोन कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लोन के लिए आपको गारंटियर चाहिए होता है,
और वो गारंटियर जिस मुल्क में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर आपके कोई फर्स्ट ब्लड रिलेशंस, कोई बहन भाई या कोई और फर्स्ट ब्लड रिलेशन वहाँ मौजूद हैं, या आपके कोई चचा हैं, खाला हैं, फूफो हैं, मामू हैं, कोई भी हैं, अगर कोई मौजूद हैं जो कि आपके गारंटियर बनने को तैयार हैं, तो आपको वहाँ के बैंक लोन दे देते हैं। मेरी ज़िंदगी का एक असूल रहा है कि लोन ना लिया जाए तो मैं सबको यही, कंसल्टेंसी में भी मैं यही सजेस्ट किया करती हूँ कि लोन की तरफ मत जाइए, अवॉइड इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और फिर आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना होगा और आपको वो लोन वापस भी करना होगा। सो यू विल बी काइंड ऑफ ऑब्लाइज्ड टू देन वर्क देयर। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो फिर आपको वहाँ रह के काम करना होगा, क्योंकि आपको वो पैसे लौटाने। पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम पीएचडी और एमएस एप्लीकेशंस। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कुछ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आपने पीएचडी में क्या रिसर्च की और आपकी पीएचडी के बाद जो आपने काम किया वो उस पीएचडी की रिसर्च से कैसे रिलेट करता है। तो पहले तो ये दो डॉट्स आपस में जुड़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने पीएचडी तो किया है करिकुलम में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस करिकुलम से कहीं दूर दूर तक नहीं जुड़ता, और पोस्ट पीएचडी मैंने जितना काम किया वो मैंने किसी और फील्ड में, टीचर एजुकेशन में या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में या उसमें कर दिया, जो कि एज सच करिकुलम प्लानिंग की फील्ड नहीं थी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अगर आप इसको किसी तरह अपनी रिसर्च प्रपोजल में कनेक्ट कर पाएँ तो ठीक है। योर पब्लिकेशंस, अभी तो मैंने रिसेंटली, मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा कि पीएचडी के कुछ थीसिस हुए जिनके साथ जिन रिसर्च आर्टिकल की बुनियाद पे उनको डिग्री दी गई है, उनका उनके थीसिस से कुछ लेना देना नहीं। वो एजुकेशनल लीडरशिप का आर्टिकल है और पीएचडी हो रही है क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर। तो ये दो अलग बातें। आपकी जो पब्लिकेशंस हैं और रिसेंट मोस्ट पब्लिकेशंस विल बी मेंशन्ड इन योर पोस्ट डॉक्टोरल एप्लीकेशन। तो आपकी जो रिसेंट रिसर्च है वो उस पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च को और आपके पीएचडी को ब्रिज करती हो, वहाँ से वहाँ तक का सफ़र नज़र आता हो। ये वो डॉट्स हैं जो आपने कनेक्ट करने हैं पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो प्रोफेसर आपको होस्ट करने जा रहा है, जो प्रोफेसर आपको ऑफर लेटर दे रहा है, उसका फील्ड ऑफ स्टडी और आपका फील्ड ऑफ स्टडी भी मैच करने चाहिए। तो 3 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। आपका पीएचडी एंड पोस्ट पीएचडी वर्क, आपकी अपनी पब्लिकेशंस शुड ब्रिज फ्रॉम योर पीएचडी टू योर पोस्ट पीएचडी प्रपोजल, एंड देन द प्रोफेसर, क्योंकि बहुत दफ़ा पाकिस्तान में लोग ऐसे लोगों से लेटर मंगा लेते हैं जो उनके दोस्त होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट में उनके साथ थे कभी, या कभी पाकिस्तान आए थे, और या आप कभी किसी मुल्क में गए थे और आपका उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो गया। लेकिन वो मैथ एजुकेशन का बंदा है और आप लिटरेचर के या लैंग्वेज टीचिंग के बंदे हैं, कोई मैच नहीं। तो आपको वो लेटर दे देंगे और आपको वो ऑफ़र कर देंगे। ये तीनों चीज़ें अगर आपस में जुड़ती नहीं होंगी, आपका पीएचडी, आपका पोस्ट पीएचडी वर्क, आपकी पोस्ट पीएचडी पब्लिकेशंस और आपके प्रोफेसर की पब्लिकेशंस, उसकी बैकग्राउंड, अगर ये तीनों आपस में जुड़ती नहीं होंगी, तो जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं, जो फेलोशिप देने वाले लोग हैं, जो फंडिंग करने वाले लोग हैं,
वो उस एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करते। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, लेटर्स भी थे, रेफरेंसेस भी थे। रेफरेंसेस के बारे में एक और बात बता दूं, फिर मैं यहाँ आती हूँ, जो मैं भूल गई थी, वो ये कि अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत केसेस हुए फेक एप्लीकेशंस के, तो एक रूल ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में आ गया है कि अब फैकल्टी आपको डायरेक्टली रेफरेंस लेटर नहीं देती। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये करना शुरू कर दिया है कि वो एक लिंक भेजते हैं जिसपे लोग डायरेक्टली आपका रेफरेंस पुट अप करेंगे। तो गो फॉर दैट। आपके हाथ में कोई रेफरेंस लेटर दे, ये अब कबूल नहीं किया जाता।